सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मिडनाइट रन के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की, जिसे एक क्रिमिनल को एक शहर से लेकर के दूसरे शहर में जाना है। मगर ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस क्रिमिनल के पीछे और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जैक वॉल्स नाम के एक हिटमैन को देखते हैं, जो एक बाउंटी हंटर भी है। उसके हाथ में एक क्लिप है। क्लिप की मदद से वो एक दरवाजे को खोलता है और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी अंदर से गोली चलती है। जैक छुप जाता है। जैसे उसे मौका मिलता है, अब वो गोलियां चला रहा है। इस चीज को देखने के बाद अंदर वाला आदमी भागने लगता है। उसे पता है कि अगर जैक ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जैसे ही वो आदमी भाग करके बाहर आता है, हम एक और बाउंटी हंटर को देखते हैं, जिसका नाम है मार्विन। मार्विन को पता था कि जैक अंदर गया है, यानी कि वो आदमी भाग करके बाहर आएगा। वो तुरंत जाकर के पकड़ लेता है उस आदमी को। तभी जैक आता है बाहर। वो समझ जाता है कि मार्विन उसका काम खराब कर रहा है। सारी मेहनत उसने की है, लेकिन अब इनाम मार्विन को चाहिए, इसीलिए वो इस आदमी को पकड़ रहा है। तब वो मार्विन के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखने के बाद जैसे ही आदमी दोबारा भागना शुरू करता है, दोबारा उसे जैक दबोच लेता है और लेकर के सीधा आता है पुलिस स्टेशन। तब उसकी मुलाकात होती है ईडी नाम के बेल ऑफिसर से, और हमें पूरी डील के बारे में भी पता लगता है। इस आदमी के सर पे $1200 का इनाम था, और उसे पकड़ने के बाद अब जैक को $1200 मिलते हैं। मगर ईडी अब बात करने लगता है जैक से। उसे कहता है कि कहाँ तुम छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे हो, मेरे पास एक बड़ी मछली है जिसका नाम है जोनाथन मर्डुकस। जोनाथन पहले काम करता था एक गैंगस्टर के लिए जिसका नाम है जिमी सेरानो। वो उसका अकाउंटेंट था। एक वक्त के बाद उसने उसके $15 मिलियन गायब कर दिए। तब से वो हिट लिस्ट में है। तुम्हें कैसे भी उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। जैक कहता है कि आखिर तुम इस आदमी को पकड़ने पे इतना जोर क्यों दे रहे हो। तब ईडी पूरी बात बताता है कि उसने पहले ही जोनाथन का बेल बॉन्ड भर दिया है $4.5 लाख का, और अगर अगले कुछ दिनों में जोनाथन यहाँ पर नहीं आया तब वो बैंकरप्ट हो जाएगा। इस चीज को सुनने के बाद जैक कहता है कि इस काम के लिए मैं कम से कम $1 लाख लूंगा। जोनाथन मान जाता है। अब जैक काम पे लग चुका है। यहाँ से निकलते ही वो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर उसका एक आदमी है। वो पूरी की पूरी फाइल निकलवाता है जोनाथन की। फाइल को ध्यान से देखने के बाद उसे पता लगता है कि जोनाथन अभी न्यूयॉर्क में है। अब जैक निकल रहा है न्यूयॉर्क के लिए, मगर बाहर ही FBI वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसके सामने FBI का एक एजेंट है जिसका नाम है एलोंजो मोस्ली। मोस्ली इंडायरेक्टली उसे धमकी दे करके कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जोनाथन के आसपास भी नहीं जाओगे, क्योंकि उसे सिर्फ हम पकड़ेंगे। एक बार वो हमारे हाथ लग गया तब वो सीधा हमें लेकर के जाएगा जिमी सेरानो के पास। तुम्हें पता है कि जिमी कितना बड़ा क्रिमिनल है। इन बातों को सुनने के बाद जैक इनसे झूठ बोलता है और कहता है कि ठीक है, मैं उसके आसपास नहीं जाऊंगा, अब मुझे उतार दो। तब ये लोग गाड़ी से उतार देते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जैक ने मोस्ली की ID कार्ड चुरा ली है, जो आगे उसका इस्तेमाल करने वाला है। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठता है, सबसे पहले ID कार्ड पे अपनी फोटो लगाता है। पर न्यूयॉर्क में लैंड होते ही उसके पास 2 लोग आते हैं, जिनका नाम है टोनी और जोई। ये दोनों काम करते हैं जिमी के लिए। ये लोग कहते हैं कि हमें पता है कि तुम यहाँ पर जोनाथन के पीछे आए हो, हम भी जोनाथन के पीछे हैं, मगर हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। अगर तुमने जोनाथन को पकड़ करके हमारे हवाले कर दिया तो हम तुम्हें $1 मिलियन देंगे। इतने पैसों को सुनने के बाद जैक की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे $1 लाख का ऑफर मिला है, लेकिन ये ऑफर उससे 10 गुना ज्यादा का है। टोनी उसे अपना कार्ड देकर के निकल जाता है और जैक चला आता है बाहर। अब जैक हर एक डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर जिमी कहाँ पर है। उसे एक औरत के बारे में पता लगता है जो जिमी से जुड़ी हुई है। तब सबसे पहले वो उसका फोन टैप करता है और एक दिन उस लेडी को कॉल करके पूछता है जोनाथन के बारे में, मगर वो कुछ नहीं बताती। पर फोन रखते ही वो सीधा कॉल करती है जोनाथन को, और यही जानकारी चाहिए थी जैक को। अब उसके पास जोनाथन का एड्रेस आ चुका है। वो एड्रेस पे जाता है और अपनी क्लिप का इस्तेमाल करके उसके भी दरवाजे को खोल देता है। अंदर जाते ही वो जैसे ही जोनाथन को देखता है, उस पर बंदूक तान करके FBI के बैच को दिखाता है। इस चीज को देखने के बाद जोनाथन भी शांत है। उसके हाथों में हथकड़ी लगा करके वो सीधा उसे लेकर के आता है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, और यहाँ से कॉल करता है ईडी के पास। उसे बताता है कि मैंने जोनाथन को पकड़ लिया है, कुछ ही घंटों में मैं उसे लेकर के ले आ रहा हूँ। ईडी खुश हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद जोनाथन समझ जाता है कि जैक ने उससे झूठ बोला कि वो FBI एजेंट है, जबकि वो बस एक बाउंटी हंटर है। तभी हमें पता लगता है कि ईडी के फोन को FBI वालों ने टैप किया था, यानी कि अब उन्हें भी ये बात पता लग चुकी है कि जैक ने पकड़ लिया है जोनाथन को, और कुछ ही घंटों में वो उसे लेकर के आ रहा है LA एयरपोर्ट पे। इसी बीच ईडी के ऑफिस में हम एक आदमी को देखते हैं जो काम करता है जिमी के लिए। वो जिमी को कॉल करके ये बातें बता देता है, यानी जिमी के लोग भी अब LA एयरपोर्ट पे होंगे। दूसरी तरफ ये दोनों जब प्लेन के अंदर जाने वाले होते हैं, तब जोनाथन कहता है कि मुझे फोबिया है, मैं प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकता। मगर जैक उसकी एक नहीं सुनता और अंदर बैठा देता है। थोड़ी देर के बाद वो पैनिक अटैक्स का नाटक करना शुरू कर देता है। जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट्स इस चीज को देखते हैं, वो इन दोनों को उतार देते हैं प्लेन से। तब जैक सीधा जोनाथन को लेकर के जाता है ट्रेन में, मगर अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जो सफर 1 से 2 घंटे का होने वाला था, अब वो कई घंटों का हो जाएगा, इसीलिए वो गुस्से में है। दूसरी तरफ प्लेन जैसे ही LA में लैंड होती है, यहाँ पर FBI वाले और जिमी के आदमी पहुंच जाते हैं।
उसके साथ साथ ईडी के आदमी भी। ये लोग हर जगह को खंगाल लेते हैं मगर इन्हें कहीं कोई भी नजर नहीं आता। अब ईडी को शक होने लगता है कि कहीं जैक उसे धोखा दे रहा है। तब वो कॉल करता है जैक के कंपटीटर मार्विन को कि वो पकड़ करके लाए जोनाथन को। बदले में वो उसे सिर्फ $25,000 देगा क्योंकि मार्विन को अब जोनाथन को नहीं ढूंढना, उसे सिर्फ जिमी को ढूंढना है जिसके पास जोनाथन है। मार्विन मान जाता है। मार्विन के पास जैक के क्रेडिट कार्ड का नंबर है। वो सीधा बैंक में कॉल करके कहता है कि मेरा कार्ड गुम हो गया है, मुझे जानना है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तब वो लोग बता देते हैं कि आपके कार्ड से आखिरी बार ट्रेन की 2 टिकटें खरीदी गई हैं। अब मार्विन को पता है कि ये लोग कौन से ट्रेन में है। वो बैंक वालों को कहता है कि मेरे कार्ड को बंद कर दो, यानी जैक का अब कार्ड भी बंद हो चुका है। वो जाने लगता है रेलवे स्टेशन की तरफ। तभी हम जैक को देखते हैं जिसने टॉयलेट में बंद करके रखा है जोनाथन को। अंदर से वो बार बार चिल्ला रहा है। एक वक्त के बाद तंग आकर के वो उसे सीट पे बैठा देता है। तब जोनाथन उससे कहता है कि तुम बुरे इंसान हो और बुरा काम कर रहे हो। तब जैक उससे कहता है कि तुम मुझे ये बात बता रहे हो जो जिमी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था और जिसने $15 मिलियन चुराए। जोनाथन कहता है कि उनमें से ज्यादातर पैसों को मैंने दान कर दिया है। अब ऐसे ही इनके बीच बहस होने लगती है और बातों ही बातों में जैक यहाँ पर बता देता है कि उसका एक परिवार हुआ करता था मगर पिछले 9 साल में ना ही वो अपनी बीवी से मिला है और ना ही अपनी बेटी से। वो अपनी बीवी से अलग भी हो चुका है। तभी हम मार्विन को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पे आ चुका है। वो चुपके से घुस जाता है ट्रेन के अंदर और उस कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि जैक सो रहा है। यही सही मौका है जब वो जोनाथन को लेकर के चला जाएगा। जैसे ही वो जोनाथन की हथकड़ी खोलने जाता है जैक उठ करके पीटने लगता है मार्विन को और तुरंत स्टाफ्स को बुला करके अपना कार्ड दिखाता है। कहता है कि मैं FBI एजेंट हूँ, मेरा नाम है मॉसली, तुरंत पुलिस वालों को कॉल करो और अगले स्टेशन पर इस आदमी को गिरफ्तार करवा दो। रेलवे वाले यही करते हैं मगर अब ये बात पता लग जाती है मॉसली को कि उसका कार्ड है जैक के पास और जैक उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। वो सारे लोग भी चले आते हैं ट्रेन के अंदर मगर उन्हें जैक और जोनाथन कहीं भी नजर नहीं आते। वो लोग पहले ही ट्रेन से उतर चुके हैं। उन दोनों को हम एक बस स्टॉप पे देखते हैं। जैक यहाँ से सीधा कॉल करता है ईडी के पास और उससे कहता है कि तुमने मेरे पीछे लगाया है मार्विन को। ईडी कहता है कि नहीं। जैक कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। ईडी कहता है कि मेरे पास आ जाओ, अभी तुम कहाँ पर हो। मगर जैक कुछ नहीं बताता और इतना कहता है कि मैं एक बस स्टॉप पे हूँ। वो फोन रख करके जाता है टिकट लेने के लिए मगर अब उसका कार्ड भी काम नहीं कर रहा। तब वो कैश में पेमेंट करता है और टिकट लेकर के निकल जाता है। और मॉसली को भी ये बात पता लग जाती है कि वो लोग किसी बस स्टॉप पे हैं। तब मॉसली अपनी पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ता है अगले बस स्टॉप पे जाने के लिए। जब ये दोनों बस के अंदर होते हैं तब जोनाथन बार बार एक ही सवाल पूछता है जैक से कि तुम्हें डायरेक्ट LA जाने के बजाय शिकागो में रुक करके अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से मिलना चाहिए। आखिर तुम 9 सालों से उनसे मिले क्यों नहीं। जब वो सवाल पूछ पूछ के उसे इरिटेट कर देता है तब जैक कहता है क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ करके एक करप्ट पुलिस वाले से शादी कर ली और ये बात मुझे बुरी लगी, इसलिए मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं बस स्टॉप पे। जैसे ही बस रुकती है FBI वाले इन्हें पकड़ लेते हैं मगर इन्हें पता नहीं है कि चारों तरफ जिमी के लोग भरे पड़े हैं जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं ताकि वो जोनाथन को पकड़ सके। मगर जैक इस चीज का फायदा उठाता है और जोनाथन को लेकर के भागता है और बैठ जाता है FBI वालों की गाड़ी में। मगर ज्यादा दूर तक वो उस गाड़ी से नहीं जाना चाहता वरना वो लोग उसे ट्रेस कर लेंगे। रास्ते में वो उनकी कार को छोड़ता है और एक कैब लेकर के सीधा पहुंचता है अपनी पत्नी के घर पे जिसका नाम है गेल। गेल को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि 9 साल के बाद वो उसे देख रहा है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे कहता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए। गेल कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ $40 है। जैक उन पैसों को ले लेता है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी बेटी डेनिस पे जिसे देख करके वो गले लगाता है मगर ज्यादा देर तक वो यहाँ पर नहीं रुक सकता वरना ये लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे और अगर यहाँ पर गेल का पति आ गया तब गेल भी मुसीबत में आ जाएगी। वो यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाकर के कॉल करता है ईडी को और उसे कहता है कि तुम्हारे फोन को कोई टैप कर रहा है या फिर तुम्हारे ऊपर नजर रखा जा रहा है, जरा अपने घर से बाहर देखो। वो जैसे ही बाहर देखता है उसे एक वैन नजर आती है। जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताने वाला, यहाँ से निकलो और कहीं और से जाकर के मुझसे बात करो। ईडी ऐसा ही करता है। दूसरी जगह से जब वो कॉल करता है तब जैक उसे कहता है कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, वेस्टर्न यूनियन से मेरे पास $500 भेजो ताकि मैं वहाँ तक आ सकूं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पर हूँ और कब तक आऊंगा। ईडी मान जाता है। जैक अब जोनाथन को एक गाड़ी से लेकर के जाने लगता है। रास्ते में जोनाथन उससे फिर से पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब वो पूरी बात बताता है कि मैं एक अंडर कवर पुलिस वाला हुआ करता था, मैं एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ने वाला था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उस ड्रग डीलर से मिला हुआ है। फिर मेरे पीठ पीछे उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और मेरे ही घर पर ले जाकर के ड्रग्स रख दिए और मुझे उस केस में फंसा दिया। फिर मेरी पत्नी भी मुझसे दूर हो गई और मेरी पत्नी से उस आदमी ने शादी किया जो राइट हैंड हुआ करता था उस ड्रग डीलर का। पुलिस डिपार्टमेंट का वो सबसे करप्ट ऑफिसर था। इसकी बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं जोनाथन भी भावुक हो चुका है। जब एक जगह पर रुक करके ये लोग कॉफी पी रहे होते हैं तब जोनाथन कहता है कि जब मैंने जिमी के लिए काम करना शुरू किया तब मुझे पता नहीं था कि वो इतना बुरा आदमी है। जैसे जैसे मुझे चीजें पता लगी मैं सबूतों को इकट्ठा करके एक हार्ड ड्राइव में डालने लगा कि एक दिन मैं उसे एक्सपोज कर दूंगा, मगर उससे पहले ही पुलिस वाले मेरे पीछे लग गए और अब तुम मेरे पीछे हो जो मुझे लेकर के LA जा रहा है। वहाँ जाते ही वो लोग मुझे मार देंगे क्योंकि वो लोग जानते
देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ये दोनों बाहर आते हैं, टोनी और जोई इन्हें पकड़ लेते हैं और इनके ऊपर बंदूकें तान देते हैं, मगर ये लोग जोनाथन को कुछ भी करते उससे पहले मार्विन आकर के हमला कर देता है टोनी और जोई पर। फिर वो जैक से कहता है कि मैं जोनाथन को लेकर के जा रहा हूँ। तभी जैक उसके हाथ वाली हथकड़ी अपने हाथ में भी लगा लेता है। अब ना चाहते हुए भी मार्विन को अपनी कार में जोनाथन के साथ साथ जैक को बैठाना पड़ता है, मगर ये लोग अब जैसे ही थोड़ी दूरी पे आते हैं, देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर इनका पीछा कर रहा है और अंधाधुंध इन पर गोलियां चल रही हैं और मार्विन अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब बड़े ही चालाकी से जैक अपना हाथ खोल लेता है और इसी बीच मार्विन की गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक पहाड़ से। ये झटका इतना तेज था कि जोनाथन गिर जाता है नीचे पानी में। तब जैक मार्विन से कहता है कि मुझे अपनी बंदूक दो। बंदूक लेकर के वो सीधा गोली मारता है हेलीकॉप्टर के फैन पे, जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो सर पे मारता है मार्विन के और मार्विन के हाथों में हथकड़ी लगा करके उसे गाड़ी से बांध देता है ताकि अब वो उनके पीछे ना आ सके। लेकिन उसे कैसे भी जोनाथन को पकड़ना है, तब वो भी कूद जाता है नदी में। नदी का बहाव बहुत ही तेज है। जोनाथन के साथ साथ अब जैक भी बह रहा है, मगर एक वक्त के बाद जोनाथन आ जाता है किनारे पे। तभी वो देखता है कि जैक ऐसे ही बहते जा रहा है। अंत में वो एक पत्थर को पकड़ करके लटका हुआ है, मगर वो ऊपर नहीं आ पा रहा। पानी का बहाव इतना तेज है कि बार बार उसका हाथ फिसल रहा है। जैक जैसे ही जोनाथन को देखता है, कहता है कि मुझे मदद चाहिए। जोनाथन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मेरी एक ही शर्त है कि ऊपर आने के बाद तुम मुझे आजाद कर दोगे। जैक कहता है ठीक है। जोनाथन उसे खींच लेता है ऊपर, मगर बाहर आते ही जैक उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। अब ये दोनों चलते हुए रोड पर आ चुके हैं। जोनाथन बार बार उसका दिमाग खा रहा है। तभी जैक की नजर पड़ती है एक छोटी सी गाड़ी पे, जिसमें लिफ्ट लेकर के ये दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग रुकते हैं एक हवाई अड्डे के पास। जैसे ही जोनाथन की नजर एक प्लेन पे पड़ती है, वो बहाना बना करके कहता है कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जैक देखता है कि जोनाथन बैठ चुका है प्लेन में और वो प्लेन उड़ा रहा है। इस चीज को देखते ही जैक समझ जाता है कि जोनाथन ने उससे झूठ बोला कि उसे फोबिया है। जैक भाग करके जाता है और पीट करके नीचे उतारता है जोनाथन को प्लेन से। फिर ये लोग एक कार चुराते हैं और आगे की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में इन दोनों को एहसास होता है कि इन्हें भूख लगी है, मगर इनके पास कोई भी पैसा नहीं है। इन चीजों को सुनने के बाद जोनाथन कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरी हथकड़ी खोलो और मुझे FBI वाला बैच दो। जैक ऐसा ही करता है। तब जोनाथन आता है एक बार के अंदर और सारे लोगों को बैच दिखा करके कहता है कि मैं FBI ऑफिसर हूँ और एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा हूँ जो हर एक बार में जाता है और सिर्फ $20 का नोट देता है। इतना कहने के बाद वो जैक को कहता है कि सारे नोट्स को चेक करो। वो सारे $20 के नोट्स को करता है। तब उसे एक नोट मिल जाता है। उसे हंसी भी आ रही है, मगर वो अपने हंसी को रोकता है। ये लोग उस नोट को अपनी जेब में रख करके बाहर चले आते हैं और अपने लिए खाने पीने की चीजें लेकर के जाने लगते हैं कार्गो ट्रेन की तरफ। मगर उन्हें ऐसा करता हुआ उस बार का मालिक देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और इन लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो तुरंत कॉल कर देता है पुलिस वालों के पास। दूसरी तरफ ये दोनों बैठे हुए हैं कार्गो ट्रेन में और अंदर बातें कर रहे हैं। जोनाथन उससे कहता है कि तुम्हारी कितनी में डील हुई है उस आदमी के साथ। जैक कहता है कि ईडी मुझे $1,00,000 देने वाला है। वो पैसे मिलने के बाद मैं अपने लिए एक कैफे खोलूंगा और बची हुई जिंदगी वहीं पर बिताऊंगा। मुझे इस काम को छोड़ना है, मैं इस काम को और नहीं करना चाहता। उसके साथ साथ वो गेल की दी हुई घड़ी भी दिखाता है, जिसे वो आज भी पहन रहा है, क्योंकि ये पहला गिफ्ट था जो गेल ने उसे दिया था। जोनाथन कहता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है और पुरानी चीजों को भूलना है, तो सबसे पहले इस घड़ी को उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये घड़ी तुम्हें बार बार अपना पास्ट याद दिलाता है। थोड़ी देर के बाद जैक उसे बताता है कि जिस ड्रग डीलर के वो पीछे था और जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, वो कोई और नहीं बल्कि जिमी ही है। कुछ देर के बाद वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डलवा दूंगा। जैसे ही तुम जिमी के खिलाफ गवाही दोगे, तुम्हें किसी दूसरे शहर में भेज दिया जाएगा, किसी दूसरे नाम पे। तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। जोनाथन उसे कहता है कि अचानक से तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें भली भांति ये बात पता है कि वहाँ पहुँचते ही जिमी मुझे मरवा देगा। मैं किसी भी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम मुझे उसी के पास ले जाकर के छोड़ने वाले हो। अब जैक के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। जल्दी ही एले आने वाला है, मगर उससे पहले ही जैक उसे लेकर के नीचे उतर जाता है। उसे पता है कि एले स्टेशन पर पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे और शायद जिमी भी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक गाड़ी नजर आती है। तब ये दोनों गाड़ी में बैठ करके भागने लगते हैं, मगर अब पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लगी हुई है और हेलीकॉप्टर से मोस्टली भी इनके पीछे है। ये लोग भागते जा रहे हैं और वो लोग इनका पीछा कर रहे हैं। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। ये लोग आकर के बिहड़ में छुप जाते हैं और अपनी गाड़ी छोड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैक को एक दूसरी कार नजर आती है। वो कार को रुकवाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें लिफ्ट मिल सके, मगर वो गाड़ी आकर के उसे ठोक देती है। वो नीचे गिर जाता है। तब हमें पता लगता है कि इस गाड़ी को कोई और नहीं बल्कि मार्विन चला रहा है। फाइनली मार्विन जोनाथन को पकड़ के लेकर के भाग जाता है। अब जैक अकेला है। वो इसी हालत में बाहर आकर के बैठ जाता है कैफे में। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मोस्टली आता है उसे पकड़ने के लिए और लेकर के जाता है FBI के हेडक्वार्टर पे। तब जैक उससे कहता है कि मुझे कुछ कॉल्स करने हैं। वो सबसे पहला कॉल घुमाता है ईडी को और उसे गालियां बकता है। कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था, तुमने मार्विन को क्यों लगाया मेरे पीछे। अब मार्विन के पास
पास जोनाथन है। ईडी कहता है कि मुझे भी अब पता नहीं कि मार्विन किसके लिए काम कर रहा है, उसने अब तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। अब इन दोनों को यह बात समझ में आ जाती है कि मार्विन ने काम करना शुरू कर दिया है जिमी के लिए। तब कॉल रखने के बाद जैक सीधा कॉल करता है टोनी को और उससे कहता है कि जोनाथन की वो डिस्क मेरे पास है जिसमें जिमी के खिलाफ सारे के सारे सबूत है। अगर अगले कुछ समय में मुझे जोनाथन नहीं मिला तब मैं यह डिस्क FBI वालों को दे दूंगा। तब जिमी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। कुछ ही देर में मुझसे आकर के तुम लोग एयरपोर्ट पे मिलो, वहीं पर मैं तुम्हें डिस्क दूंगा और तुम मुझे जोनाथन दोगे। फोन रखने के बाद जैक अब डील करता है मॉसली के साथ। उससे कहता है कि एयरपोर्ट पे मुझसे जिमी मिलने आ रहा है, मैं जिमी को तुम लोगों के हवाले करूंगा और बदले में तुम लोग मुझे जोनाथन दोगे। मॉसली मान जाता है। दूसरी तरफ हम मार्विन को देखते हैं। मार्विन के पास जोनाथन है जो उसे एक बाथरूम में बैठाता है और उसकी फोटो खींच के लेकर के पहुंचता है टोनी के पास। उससे कहता है कि मुझे $2 लाख चाहिए, $1 लाख अभी और $1 लाख जोनाथन के मिलने पर। फोटो देखने के बाद टोनी उसे पीटता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि इस फोटो में जो तौलिया है उस पे होटल का नाम लिखा है, हम खुद जोनाथन को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ FBI वाले अब तैयार कर रहे हैं जैक को। जैक एक ब्लैंक डिस्क मांगता है क्योंकि उसके पास कोई भी डिस्क नहीं है, उसने झूठ बोला था टोनी से, मगर FBI वाले उसे वायर पहनाते हैं। जैक कहता है कि जैसे ही जिमी मेरे पास आएगा डिस्क का नाम सुनने के बाद वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, तब तुम लोगों को सबूत मिल जाएंगे। अब ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। जिमी यहाँ पर आता है, उसकी ही गाड़ी के अंदर जोनाथन बैठा हुआ है। वो जाते हुए कहता है कि पहले मैं डिस्क लूंगा, उसके बाद तुम्हें और जैक दोनों को मरवा दूंगा और तुम लोगों को मरवाने के बाद मैं जाऊंगा तुम्हारी बीवी के पास। वो अंदर आकर के मिलता है जैक से। आते ही वो उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम कल भी बेकार थे और आज भी बेकार हो। उस वक्त अगर तुमने मेरे साथ हाथ मिला लिया होता और घूस खाया होता तो आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास होती, जबकि तुम्हारी पत्नी अब मेरे पालतू कुत्ते के पास है जिसने मुझसे घूस खाया और वो रोज उसके साथ सो रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्विन यहाँ पर आया हुआ है निकलने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ जाती है जोनाथन पे। वो सीधा आकर के जोनाथन पे बंदूक तान देता है। जैक उसे रोकता है मगर वो रुकता नहीं। इस चीज का फायदा उठा करके जिमी उस डिस्क को लेकर के भागने लगता है। तब FBI वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं आकर के। उन लोगों ने मार्विन को भी पकड़ लिया है, मगर मोस्टली अपने वादे का पक्का है। वादे के मुताबिक वो जोनाथन को हवाले कर देता है जैक के, मगर अब जैक का मन बदल चुका है। वो जोनाथन को किसी के भी हवाले नहीं करना चाहता। वो जोनाथन की हथकड़ी खोलता है और गेल वाली घड़ी उसे दे करके कहता है कि अब से तुम आजाद हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। इन चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं जोनाथन भी सरप्राइज रह जाता है। वो अपनी बेल्ट उतारता है और दे देता है ला करके जैक को। उसे कहता है कि इसमें $3 लाख है जिन्हें मैं लेकर के घूम रहा था, अब से ये तुम्हारा है। जैक कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया। अब तुम आजाद हो, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए तुम्हें रिहा करने के बदले। जोनाथन कहता है कि अगर तुम्हारे मन में लालच होता तो तुम पहले पैसे मांगते और बाद में मुझे छोड़ते, लेकिन तुम्हारे मन में अब कोई लालच नहीं है, इसीलिए पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। इन पैसों को लो और अपना कैफे खोलने का सपना पूरा करो। मैं कैफे में आकर के हमेशा तुमसे मिलता रहूंगा। इन बातों को सुनने के बाद जैक मुस्कुराता है और जोनाथन भी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।